नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पॉक्सो केस में सेक्शन 6 में जहां एफआईआर रजिस्टर हुई है, ऐसे सेंसिटिव केस में कैसे बेल होगी और कैसे आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, जो पॉक्सो का केस है वो कहीं ना कहीं इतना डिफ़िकल्ट होता है बेल पाना कि आपने चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया है। जो पॉक्सो के केसेस होते हैं वो जो चाइल्ड जिनकी एज जो है 18 से लेस होती है उन केसेस में पॉक्सो आता है। और सेक्शन 6 की बात करें तो दोस्तों, जहाँ पे बच्चे के साथ दुष्कर्म करा जाता है, वहाँ पे जो है सेक्शन 6 में एफआईआर रजिस्टर होती है पॉक्सो के केस में। तो अगर झूठा पॉक्सो का केस लगाया गया है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्यों लगाया गया है। क्या दुश्मनी में लगाया गया है या सिर्फ क्या कहते हैं बदला लेने के लिए ये सच्चा केस है। तो अगर झूठा केस आपके ऊपर लगाया गया है तो सबसे पहले केस शुरू होता है कंप्लेंट से जो एफआईआर में कन्वर्ट होती है। तो जो एफआईआर रजिस्टर हुई है दोस्तों, हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा कि क्या उसके कंटेंट्स हैं। क्या उसमें कोई डिले है, डिले इन फाइलिंग एफआईआर की। मान लीजिए बताया गया कि आज से 6 महीने पहले जो है इंसिडेंट हुआ था और 6 महीने बाद जो एफआईआर हो रही है। दूसरा, आपको ये देखना है कि जो जज साहब के सामने जो स्टेटमेंट हुई है 164 की, उसमें और जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, पॉक्सो का केस में बेल जो है नॉर्मली जो देखा जाता है, अगर सेशन कोर्ट से आपकी खारिज हो जाती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो जो आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आएगी तो आपको कहीं ना कहीं, अगर झूठा केस है तो क्रॉस एग्जामिनेशन दोस्तों एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको इसको मेक या ब्रेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये केस आपके फेवर में आ सकता है। पॉक्सो की बेल पाने के लिए कुछ और चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे कि जो एक्यूज्ड है क्या उनके खिलाफ पहले से एफआईआर है या नहीं है। भाई, इससे पहले कोई एफआईआर नहीं तो इसका मतलब ये है कि उनका पहला केस है और कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से सिग्नल देता है कि क्या पता है झूठा केस लगाया हो। दूसरी बात, कोई एफएसएल रिपोर्ट या कोई एमएलसी में क्या दिखाया गया है, एमएलसी में कुछ आया है नहीं आया है या एमएलसी है ही नहीं। दूसरा कि भाई जो एफएसएल है उसमें जो है एक्यूज की शर्ट पे या एक्यूज के कपड़ों पे डीएनए मिला है या नहीं मिला है विक्टिम का। अगर मान लीजिए एमएलसी भी नहीं है और एफएसएल में भी कुछ नहीं है, एमएलसी में भी कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये केस जो है एक्यूज की फेवर की तरफ बनता है। और ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों जब जजमेंट की बारी आती है। उसके बाद बारी आती है डिले इन फाइलिंग एफआईआर की, कि आपने मान लीजिए 6 महीने साल पहले जो है केस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है और आप 1 साल बाद ही क्यों एफआईआर करवा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, इसमें विक्टिम बोलती हैं कि मैं डर गई थी, पेरेंट्स के उससे डर गई थी, मैं घबरा गई थी इसलिए नहीं बता पाई। तो जो रीज़न दे रहे हैं, क्योंकि हर केस दोस्तों अलग होता है, एक यूनिक होता है। आप ये ना सोचें कि हर पॉक्सो 6 का केस एक जैसा होगा। हर केस जैसे हर केस अलग है, यूनिक है, वैसे ही उसमें बेल पाना भी एक तरह से यूनिक तरीके से ही आपको बेल मिलेगी। डिपेंड करता है केस टू केस। कहीं ना आप ये ना समझे कि सारे केस एक जैसे हैं और सब में वही फॉर्मूला जो है उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब तक जो हमने देखा कि भाई कोई एमएलसी नहीं है, कोई एफएसएल नहीं है, डिले इन फाइलिंग एफआईआर है या नहीं है, 161 की और जो आपकी 164 की स्टेटमेंट है जज साहब के सामने, एफआईआर की जो स्टेटमेंट है उसको आप कहीं ना कहीं कंपेयर कीजिए। फिर इसके बाद बारी आती है दोस्तों चार्जशीट की। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या दिखाया है, कितने नंबर ऑफ एविडेंस, कितने नंबर ऑफ विटनेसेस हैं। इंडिपेंडेंट विटनेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि विक्टिम की मदर, विक्टिम के फादर, कौन कौन दिखाया गया है, विक्टिम का भाई जो गवाही में आना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जो चाइल्ड की एज कैसे इस्टेब्लिश हो रही है। क्या कोई एमसीडी का बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है नहीं लगाया है, या सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ जो है चाइल्ड की टेस्टिमनी पे या चाइल्ड के आधार कार्ड पे पेरेंट्स ने जी बता दिया तो 18 से नीचे है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप बिल्कुल चैलेंज करें और कल को बोनस टेस्ट की अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लगाएं। तो दोस्तों, सार यही है कि अगर आपको बेल नहीं मिलती है सेशन कोर्ट से, इतने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद भी, तो आप बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि दोस्तों पॉक्सो का केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बेल इम्पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि बेल नहीं मिलेगी, बेल बिल्कुल मिलेगी, बशर्ते आप अच्छे से क्या कहते हैं सारे पॉइंट्स को जो हैं कोर्ट में एक्सप्लेन करें,
केस की कमियां बताएं और कहीं ना कहीं ये आप प्रूव करें कि हम पे झूठा केस लगाया गया है। कभी भी आप ये ना सोचें कि हमें सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। अक्सर पता है क्या गलती करते जाते हैं दोस्तों, कि सेशन कोर्ट से एक बार बेल नहीं मिली, फिर सेशन कोर्ट में लगा रहे हैं, फिर सेशन कोर्ट में लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, हाई कोर्ट अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं, कभी कभी क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम इसलिए अप्रोच नहीं करते कि जब नीचे से नहीं मिली तो ऊपर से क्यों मिलेगी। बल्कि दोस्तों इसका रिवर्स होता है। अगर आपको नीचे से नहीं मिल रही है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को बिल्कुल अप्रोच करें, बिल्कुल आपको बेल मिलेगी। कभी भी अपने आप को सीमित ना रखें। जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सेशन कोर्ट, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सबको एग्जॉस्ट करें और आपको बिल्कुल बेल मिलेगी। अब मान लीजिए कन्विक्शन हो जाती है पॉक्सो के केस में, अब क्या? बहुत ही देखिए डिप्रेसिंग होता है और डीमोरलाइजिंग होता है अगर मान लीजिए झूठा केस है और अक्यूज़्ड के लिए कि उसको कन्विक्ट हो गया है। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल अप्रोच करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को पॉक्सो के केस में। और सीरियसली कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सेशन कोर्ट से सज़ा हुई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके केस टूटे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी केस टूटते हैं, तो हमेशा आप ये ना सोचें कि नीचे से अगर हमें सज़ा हो गई है तो ऊपर से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।